इस चैप्टर में वर्क एंड एनर्जी इन दोनों के बारे में जानते हैं। पिछले चैप्टर्स में हमने बात की मोशन के बारे में, और जो ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो मोशन में होती हैं वो मोशन क्या चीज कॉज करती है, ग्रेविटेशन के क्या कारण है, ये सब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा। एक और चीज है जो हमें मदद करेगी ये नेचुरल जो भी फिनोमिना है इसको समझने में, वो है वर्क। और वर्क से ही क्लोजली रिलेटेड हैं एनर्जी और पावर। तो ये इस चैप्टर में ये वाले कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे। जो लिविंग बीइंग्स हैं उनको फूड चाहिए, खाना चाहिए। तो लिविंग बीइंग्स जो हैं जो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे जो हमारी लाइफ की जो प्रोसेसेस हैं, इसमें हम देखते हैं कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए। जैसे हम जो भी कोई गाना गाते हैं या चलते हैं या किताब पढ़ते हैं या कुछ सोचते हैं, जंप करते हैं, साइकिल चला रहे हैं या फिर हम दौड़ रहे हैं, इन सब चीजों के लिए हमें एनर्जी चाहिए। और जितनी ज्यादा जो मेहनत का काम है उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। एनिमल्स भी मान लो जंप कर रहे हैं या भाग रहे हैं या लड़ रहे हैं या अपने आप बचने के लिए दुश्मनों से किसी सेफ जगह पे जाने के लिए, इन सब चीजों के लिए उन्हें एनर्जी चाहिए। अगर जो पालतू एनिमल्स भी हैं, अगर वो लिफ्ट कोई चीज मतलब उठा रहे हैं या कुछ खींच के कोई लेके जा रहे हैं, जैसे घोड़ा गाड़ी या और कुछ है, बैलगाड़ी, तो उन सब चीजों के लिए भी जो एनिमल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए। अगर मशीन्स के बारे में बात करते हैं तो मशीन्स जैसे कार है और ट्रक है, इनको भी फ्यूल डालना पड़ता है, इसमें पेट्रोल डीजल एनर्जी के लिए। तो ये लिविंग बीइंग्स या मशीन्स को एनर्जी क्यों चाहिए होती है, क्यों जरूरत पड़ती है उनको एनर्जी की? तो वर्क के बारे में जानते हैं कि वर्क क्या है। हम अपने जो रोजमर्रा की जिंदगी है इसमें वर्क को डिफाइन कर जिस तरीके से करते हैं वो साइंस में जो वर्क डिफाइन करते हैं उससे अलग है। अभी देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स जिसमें हमारी जो डेफिनेशन है रोजमर्रा की जिंदगी में, उसमें तो हमने काफी हार्ड वर्क किया लेकिन एक्चुअल में कुछ साइंटिफिक वर्क नहीं काउंट होगा। जैसे एग्जांपल है, कमली अगर एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ रही है, डायग्राम्स बना रही है और थॉट्स दिमाग में अलग अलग आ रहे हैं उसके, क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रही है, क्लासेस अटेंड कर रही है, दोस्तों से डिस्कस कर रही है, प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। तो इन सब चीजों में एनर्जी तो बहुत ज्यादा लग रही है इन एक्टिविटीज में उसकी, और हम कहेंगे कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रही है, बहुत ज्यादा मतलब इन्वॉल्व है इसमें हार्ड वर्क। लेकिन एक साइंटिफिक टर्म्स में जो वर्क की डेफिनेशन है वो काफी अलग है। अगर ऐसे ही हम कोई बहुत बड़ी चट्टान है उसको हम धक्का लगा रहे हैं और काफी देर तक धक्का लगाया, चट्टान वहीं की वहीं हिली नहीं, तो साइंटिफिक टर्म में वर्क डन 0 माना जाएगा, क्योंकि चट्टान की कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, वो वहां से हिली नहीं। तो बेशक हम थक गए, हमने तो बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन अगर साइंटिफिक टर्म में देखें तो वर्क डन नहीं हुआ। ऐसे ही अगर हम सिर पे लेके कोई बहुत बड़ा बोझ ले लिया, हमने सिर पे कोई हैवी चीज उठा रखी है और वहीं पे खड़े हैं काफी देर तक, तो हम थक जाएंगे, काफी एनर्जी हमारी कंज्यूम हो जाएगी। तो लेकिन साइंटिफिक टर्म में देखें तो कोई वर्क नहीं हुआ, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। लेकिन अगर हम सीढ़ियां चढ़ के मान लो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो इसमें डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन माना जाएगा। ऐसे ही हम पेड़ पे चढ़ते हैं तो नीचे से ऊपर तक डिस्प्लेसमेंट है, तो भी वर्क डन माना जाएगा। तो हमने ये देखा कि हमारी जो डे टू डे लाइफ है इसके अंदर काफी, तो हम जो उसमें डे टू डे लाइफ में कुछ यूजफुल कोई भी फिजिकल या मेंटल हम लेबर करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, अगर वो फायदे की चीज होती है तो उसको वर्क डन मानते हैं। जैसे हम पिक्चर देख रहे हैं, गाना गा रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो साइंस के अंदर जो वर्क डन वो अलग है हमारे इस नेचुरल जो हमारे डे टू डे वर्क डन से। तो इसके बारे में और एक्टिविटी में जानते हैं अब आगे। तो जैसे ऊपर इस एक्टिविटी में ऊपर हमने पैराग्राफ में देखा कि अलग अलग तरह के जो हम काम डे टू डे लाइफ में जो इनको वर्क कहते हैं, तो ये हम क्वेश्चन
पूछते हैं कि क्या किस तरह का वर्क है वो जो एक्टिविटी है, या दूसरा कि किस ऑब्जेक्ट पे जिस पे वर्क हो रहा है उसको क्या चेंज आ रहा है उसमें, या फिर वर्क कौन कर रहा है कि या क्या वर्क है। तो ये क्वेश्चंस हम पूछते हैं। तो एक आगे साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क देखते हैं हम कि साइंटिफिकली कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क को। तो जैसे मान लो कोई मार्बल का छोटा सा पीस है किसी सरफेस पे पड़ा हुआ है, उसको हम ऐसे फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर और एक जगह से दूसरी जगह वो लुढ़क के चला जाता है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स लगाई गई और डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हुआ साइंटिफिकली तौर पे। ऐसे ही अगर कोई मान लो लड़की किसी ट्रॉली को धक्का देती है और वो ट्रॉली कुछ डिस्टेंस तक जाती है, तो लड़की ने फोर्स लगाई ट्रॉली पे और डिस्प्लेसमेंट हुई, इस केस में भी वर्क माना जाएगा। ऐसे ही अगर हम लिफ्ट करते हैं एक बुक को कुछ हाइट तक, तो हमने फोर्स भी लगाई और लिफ्ट भी हुई, बुक डिस्प्लेसमेंट भी हुई, तो वर्क माना जाएगा। तो ये सिचुएशंस जैसे हमने एग्जांपल देखी है जो 3, इसमें हमने ये पाया कि वर्क डन के अंदर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं सारी। एक तो फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रही है। तो अगर ये 2 कंडीशंस में से भी कोई एक भी कंडीशन ना सेटिस्फाई होती हो तो वर्क डन नहीं माना जाएगा। जैसे एग्जांपल है आगे कि एक बुल्लक जो एक मतलब बैल है वो खींच रहा है कार्ट को, बैलगाड़ी को, तो जो गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो गाड़ी पे फोर्स तो लग रही है और गाड़ी चल भी रही है, तो क्या वर्क डन माना जाएगा? हाँ, वो वर्क डन माना जाएगा। कुछ एक्टिविटी करते हैं, इसमें हम सोचने की कोशिश करते हैं कुछ सिचुएशंस जो हमारी डेली लाइफ की जिसमें हमें लगता है कि वर्क इन्वॉल्व है, उसको हम लिखते हैं और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में वर्क हुआ या नहीं हुआ। रीजन आउट करते हैं, रीजन देने की कोशिश करते हैं कि वर्क हुआ तो जो फोर्स किस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है और उस ऑब्जेक्ट को क्या हुआ जब फोर्स उस पे एक्ट की, मूव किया या नहीं की। तो इस तरह की ये करके देखते हैं। एक और एक्टिविटी हम करते हैं, इसमें ऐसी सिचुएशंस हम सोचने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर फोर्स तो लगी लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई ऑब्जेक्ट के अंदर, कि हमने फोर्स लगाई लेकिन ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट नहीं हुई, वहीं की वहीं ऑब्जेक्ट रही। तो क्या वर्क डन हुआ उस केस के अंदर? तो इस तरह की सिचुएशंस हम लिस्ट करके दोस्तों से डिस्कस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, कि लगातार फोर्स लग रही है किसी चीज पे तो उससे कितना वर्क डन होगा। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि जो फोर्स लग रही है वो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई यानी मूवमेंट हुई उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो इस एग्जांपल में फोर्स कैपिटल एफ है और जितना डिस्टेंस मूव किया ऑब्जेक्ट ने वो स्मॉल एस है। तो वर्क डन हमें पता है वो है प्रोडक्ट फोर्स मल्टीप्लाई बाई कितना डिस्टेंस मूव किया। वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस। तो जो वर्क डन है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसमें मैग्नीट्यूड लिया जाता है फोर्स का और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अगर सपोज फोर्स 1 न्यूटन है और जो डिस्टेंस 1 मीटर कवर किया गया तो फोर्स होगी 1 न्यूटन मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 न्यूटन मीटर। तो इस जो वर्क डन है 1 न्यूटन मीटर है, तो वर्क की यूनिट न्यूटन मीटर कही जा सकती है या इसको हम जूल भी कहते हैं। तो जूल जो साइंटिस्ट थे उनके ऊपर इसका नाम रखा गया, तो जे कैपिटल जे से डिनोट कर सकते हैं हम। तो 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 जूल है एक अमाउंट ऑफ वर्क जो किया गया 1 न्यूटन की फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर मूव करने में अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब उसी फोर्स की डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को
1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर मूव करने में जितना वर्क डन हुआ उसको 1 जूल कहेंगे हम। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट 0 हो, अगर यहाँ इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो भी वर्क डन 0 होगा। सपोज डिस्प्लेसमेंट हो रही है लेकिन फोर्स नहीं लग रही, कोई ऑलरेडी चीज मूवमेंट में है, जैसे कांस्टेंट मोशन के अंदर, जैसे स्पेस में बिना जोर लगाए चीज, फोर्स लगाए चीज मूव कर रही है। अगर फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो भी वर्क डन 0 माना जाएगा। तो ये एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है ऑब्जेक्ट पे और उसको डिस्प्लेस 2 मीटर किया इस फोर्स ने। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन होगा फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, तो 2 न्यूटन मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर, तो 10 न्यूटन मीटर, या फिर उसको हम 10 जूल कह सकते हैं। तो एक और सिचुएशन देखते हैं। इसमें एक बच्चा कार को खींच रहा है धागे से, और इसमें भी फोर्स की डायरेक्शन सेम है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में कार की डिस्प्लेसमेंट हुई, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस केस के अंदर जिसमें दोनों की डायरेक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम हो, उसमें हम वर्क को पॉजिटिव मानेंगे। और अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस के अंदर हम वर्क डन को नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर फोर्स किसी दूसरी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, या फिर फोर्स आप नेगेटिव लेंगे और डिस्प्लेसमेंट दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क डन नेगेटिव निकलेगा। एक एक्टिविटी करके देखते हैं। इसमें सपोज हमने कोई चीज उठाई, ऊपर की तरफ लिफ्ट करी, तो ऊपर की तरफ हमारी फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। तो जो वो वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर मान लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कंसीडर करें तो वो नीचे की तरफ लग रही है, तो अब जो ऊपर की तरफ हमने उठाया बोझ, जो वजन उठाया, मास उठाया, वो पॉजिटिव वर्क डन है या नेगेटिव डन है। अगर इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंसीडर करें जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इस वर्क को हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। तो ये एक्टिविटी में ये हमने करके आपस में डिस्कस करना है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगा कि जो अगर फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है डिस्प्लेसमेंट के, तो वो वर्क डन नेगेटिव माना जाएगा। अगर फोर्स और जिस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो उस वर्क डन को पॉजिटिव माना जाएगा। तो एक एग्जांपल करके देखते हैं। इसमें हमने लिफ्ट किया एक लगेज को, 15 किलो वजन है उसका, उसको उठा के सिर पे रखा उस आदमी ने, तो 1.5 मीटर की ऊंचाई के ऊपर रखा उसने। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है हमें। तो मास तो m दिया हुआ है हमें 15 kg, डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है जो s है 1.5 kg। तो फोर्स कितनी है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इसमें लग रही है mg, मास इंटू ग्रेविटी। तो 15 मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी को हमने 10 मीटर पर सेकेंड लिया आसान कैलकुलेशंस के लिए, वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस 1.5 मीटर, ये 225 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, यानी इसको 225 न्यूटन मीटर लिख सकते हैं या 225 जूल भी लिख सकते हैं।